सुनाई दे रहा है आप सभी को? किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। यस मैम, अब आ रही है आवाज। आ तो रही वैष्णवी, चिल्ला तो रही थी तेज। आई वैष्णवी? आ रही है वैष्णवी, दोबारा बोल। यस मैम, आ गई। आ तो रही है। सर पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। क्यों नहीं आ रही थी? आ रही है ना? चलो भाई, क्या हो जाता है, मैं तो टॉपिक। यस मैम आ रही है। चलो मैं दोबारा समझा देती हूँ इसको, ठीक है? मैम मुझे दोबारा पढ़ा दो। हाँ मैं दोबारा समझा देती हूँ, ठीक है? चलो आ जाओ। जिसको कोई प्रॉब्लम हो रही है वो लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लो। लीव करके ज्वाइन करो। चलिए सुनो, यहां पर फिर से देख लो क्या पढ़ रहे थे हम। दो टॉपिक है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या होता है और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, देखिएगा। सभी सुनाई दे रहा है? सभी को सुनाई दे रहा है ना? रिज्वाइन कर लीजिए, इसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है ऑडियो या वीडियो में। तो यूक्रोमेटिन क्या है? एट द टाइम ऑफ पैकेजिंग, जब पैकेजिंग हो रही होती है ना, डीएनए जब पैक हो रहा होता है, क्रोमोसोम बना रहा होता है, उस टाइम पर कुछ पार्ट इसके लूजली क्वाइल्ड हो जाते हैं। जैसे ये दिख रहा है ना आपको, ये लूजली क्वाइल्ड है। और लूजली क्वाइल्ड होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, लूजली क्वाइल्ड है। और लूजली क्वाइल्ड होने के कारण इसमें ये लाइट कलर का दिखता है। कैसा दिखता है? लाइट कलर का। भाई एक चीज है इस तरीके से लूजली क्वाइल्ड है, और दूसरी इतनी कंडेंसली क्वाइल्ड है, ठीक है? बहुत ज्यादा डेंस क्वाइल्ड है। तो लूजली क्वाइल्ड होने के कारण ये कैसे कलर का दिखाई देता है? ये दिखाई देता है, एक मिनट बेटा, ये दिखाई देता है कैसा आपका? लाइट कलर का, ठीक है? लूजली अरेंज होने के कारण ये कैसा दिखाई देता है? लाइट कलर का दिखाई देता है। बात समझ रहे हैं ना? कौन? यूक्रोमेटिन। और जब ये लूजली क्वाइल्ड है तो इसके एवरी, जो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर जितने भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ए है, टी है, सी है, जी है, उन्हें इजिली हम क्या कर सकते हैं? उन्हें इजिली हम डिकोड कर सकते हैं। बात समझ गए? उन्हें इजिली हम क्या कर सकते हैं? डिकोड कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं? लूजली अरेंज होते हैं, और जिस कारण से वो लाइट कलर के दिखाई देते हैं। अब देखिए, अगर हम हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें, किसकी बात करें? हेट्रोक्रोमेटिन। तो एट द टाइम ऑफ पैकेजिंग सम पार्ट ऑफ डीएनए इज डेंसली अरेंज्ड विच डार्क इन कलर एंड ट्रांसक्रिप्शनली नॉन एक्टिव पार्ट ऑफ डीएनए। अब देखो ये जो डीएनए है ये कैसा है? बहुत ज्यादा डेंसली अरेंज है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, अपने ऊपर ही कैसा होता जा रहा है? क्वाइल होता जा रहा है। और जब ये अपने ऊपर इतना सारा क्वाइल हो जाएगा, ठीक है, जब अपने ऊपर इतना सारी बार ये क्वाइल हो जाएगा तो ये कैसा दिखाई देगा? डार्क दिखाई देगा। ये तो कॉमन सी बात है। कैसा दिखाई देगा? डार्क दिखाई देगा। अब डार्क दिखाई देगा, अब साथ के साथ देखना, यहाँ पर कोई सीक्वेंस है, जैसे यहाँ पर ए है, टी है, सी है, जी है, कुछ भी है, जी है। अब देखो ये सीक्वेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। दुर्गेश और अमन को ज्वाइन कर लूं? दुर्गेश और अमन दोनों ज्वाइन है बेटा? अमन और दुर्गेश दोनों ज्वाइन है? चलिए, है ना? तो यहाँ पर ए टी सी जी ये आपको दिखाई नहीं दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए है वो कैसा है? यहाँ पर डीएनए डेंसली पैक्ड है। यहाँ पर डीएनए कैसा है? डेंसली पैक्ड है। और डेंसली पैक होने के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको ये सीक्वेंसिंग पढ़ने को नहीं आ रही है। जब आप इस सीक्वेंसेस को, जो ए टी सी जी है, दिखाई दे रहा है, जो ए है, टी है, सी है, जी है, आप नहीं देख पा रहे हैं, तो इससे कैसे इस डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा? ठीक है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन इजिली नहीं हो पाएगा। और जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन इजिली नहीं हो पाएगा, इसीलिए से हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शनली नॉन एक्टिव। ठीक है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब समझते हो क्या होता है? डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए मींस इस वाले डीएनए से, जो आपका लाइट कलर का यूक्रोमेटिन है, इससे तो डीएनए से आरएनए बन जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन ये इतना डेंस है कि इसकी जो कोडिंग है
इसे हम डिकोड नहीं कर सकते तो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा तब क्या होगा, तब इसे हम क्या बोलेंगे, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं है, मींस ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता, समझे, ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता कौन, हमारा हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, चलिए तो बेटा यहाँ से आपके काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, जैसे हेट्रोक्रोमेटिन किस कलर का होता है, चलो आंसर बताना स्टार्ट कर दो। हेट्रोक्रोमेटिन किस कलर का होता है, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, डार्क, लाइट, येलो, ब्लैक, किस कलर का होता है, तो हेट्रोक्रोमेटिन किस कलर का होता है, डार्क कलर का। आर्यन का आंसर बिल्कुल सही है, हेट्रोक्रोमेटिन डार्क कलर का होता है। ठीक है, वैष्णवी का आंसर, कौशिक का आंसर, नम्रता, भावना, रौनक, अमन, वेरी गुड, शिल्पी, ठीक है, सभी के आंसर सही है, किस कलर का होता है, डार्क कलर का। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डीएनए कौन सा होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डीएनए कौन सा होता है, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, नॉर्मल डीएनए या नॉर्मल आरएनए, कौन सा जो डीएनए है वो कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, नॉर्मल डीएनए या आपका नॉर्मल आरएनए, यूक्रोमेटिन। ठीक है, वैष्णवी, भावना, आर्यन, शिल्पी, रौनक, बिल्कुल सही है, यूक्रोमेटिन कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। तो अभी तो आप आंसर दे रहे हैं, लेकिन वहां पर भी इनको बिल्कुल याद करके जाए, ये उल्टे हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, ये उल्टे हो जाते हैं, यू को हम हेट्रो कर लेते हैं, हेट्रो को यू की कंडीशन में चले जाते हैं। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, नम्रता, प्रीति, आंसर सही है बेटा सभी के। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे आप थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। हाँ, हो गया। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल है, ये कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में कोई जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे आपको तो पता है, आप बहुत न्यू जनरेशन है, आप लोगों को बहुत सारी डिस्कवरी के बारे में पता है, लोग पुराने टाइम में साइंटिस्ट अच्छी से अच्छी डिस्कवरी करके जा चुके हैं, जिसको आपको पढ़ना पड़ रहा है ना। तो जो पहले ऐसा पता ही नहीं था कि हमारी बॉडी के अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल भी होता है। अगर जेनेटिक मटेरियल बाद में पता चल गया कि हाँ कोई तो है, कुछ तो है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये पता चला, बहुत सारे लोग खुश हो गए इस बात से कि चलो ये तो पता चला कि एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, सेल के अंदर, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, इतने से ही खुश। ठीक है, लेकिन अभी ये पता ही नहीं कि ये कौन सा जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। कुछ लोग इसे प्रोटीन मानते थे, यानी कि आप ये समझिए कि मोस्ट ऑफ पीपल का यही मानना था कि प्रोटीन इज अ जेनेटिक मटेरियल जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इजीली ट्रांसफर होता है। आपको हंसी आ रही होगी, यार ये कौन सी नई बात है, हम तो जानते हैं डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, हमारा डीएनए होता है। लेकिन उस टाइम पर बेटा सभी लोग प्रोटीन मानते थे, कुछ लोगों ने आरएनए को भी माना, लेकिन फिर से आपकी एक नई डिस्कवरी हुई और बाद में जाके पता चला, पूरी तरीके से प्रूव हो गया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, वास्तव में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आखिर ये कैसे पता चला कि कोई जेनेटिक मटेरियल भी होता है, और अगर कोई जेनेटिक मटेरियल होता भी है तो वो कैसे प्रूव हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। आपने कैसे मान लिया कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है वो डीएनए ही है, वो प्रोटीन या आरएनए या कार्बोहाइड्रेट या अदर बायोमोलिक्यूल क्यों नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपके टीचर ने आपको पढ़ा दिया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, तो आप मान लेंगे, साइंस है, बायोलॉजी है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट बेस्ड चलता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट हुआ तब जाके पता चला कि हाँ वास्तव में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, और एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल मींस जेनेटिक मटेरियल वो चीज जो कि एक प्रेजेंट जनरेशन से और नेक्स्ट जनरेशन में पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। चलो भाई आ जाओ, अब इसे समझते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले आपके जो
क्या बोल सकते हैं आप, एक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हुए थे, 3-4 एक्सपेरिमेंट है, और इन 3-4 एक्सपेरिमेंट में से अभी तक जब आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था तो एक एक्सपेरिमेंट 5 मार्क्स में 101% आता था। ठीक है, बेसिकली इसके इस चैप्टर में 4 एक्सपेरिमेंट है, उन 4 में से एक एक्सपेरिमेंट 5 नंबर में 101% छपा हुआ आता था। इनफैक्ट कौन सा आता था ये भी पता लग जाता था, लेकिन अब तो आपका ऑप्शनल है, तो आपको एवरी एक्सपेरिमेंट में से एक क्वेश्चन मिल सकता है, एक क्या, एक से ज्यादा 3 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट से, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उन्हें तो मिलना ही मिलना है, इतना समझिएगा। तो देखो, द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, या मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही डाल देती हूँ, ठीक है, नाम से ही काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, ये कई नाम से आता है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के नाम से आता है, ठीक है, या फिर और करके मैं इसका दूसरा नाम लिखे दे रही हूं, और ये दूसरे नाम से आता है, वो नाम है आपका ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के नाम से आता है। ठीक है, एक और करके नाम लिख देती हूं मैं, बच्चे इन नामों से ही कंफ्यूज हो जाते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं, ये सभी एक्सपेरिमेंट एक ही है भैया। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, और है यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और यहां से आपका एक और पूछा जा सकता है, पायनियर एक्सपेरिमेंट ऑफ सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि नाम से पूछ लिया जाए अदर, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का अदर नेम क्या है, तो नाम याद रखना ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ठीक है, ये सारे जो प्रिंसिपल हैं इसी के नाम से आपको पता चल जाएगा, और करके नाम भी याद रख लेना। अब देखिए, सबसे पहले जो ये एक्सपेरिमेंट है किसने दिया था, आपके जो साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ। ठीक है, ग्रिफिथ नाम के जो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ, उन्होंने ये सबसे पहले 1928 में ये एक्सपेरिमेंट करके शो किया था। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट किया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ग्रिफिथ। ठीक है, ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने दिया था ना, इसीलिए इसे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ग्रिफिथ इन 1928, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1928 में सबसे पहले ये किसने दिया था, आपके ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने इसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था। अब इसमें हुआ क्या था, देखो इसमें 2 चीजें हैं, मैंने एक सबसे पहले इसका जो नाम है, नाम ही मैंने आपको लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। 2 चीजें बहुत ज्यादा आपको याद रखनी चाहिए, एक तो है ट्रांसफॉर्मेशन, मैं कहाँ लिखूं आपको दिखाई दे जाए, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है। ठीक है, 2 चीजें आपको बहुत कंफ्यूज करेंगी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड दूसरा है ट्रांसडक्शन। बच्चे दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक ह्यूज डिफरेंस है दोनों में। क्लास 11th का टॉपिक है वैसे ये, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। अगर आप जानते हैं वेरी गुड, और अगर आप नहीं जानते तो अब जान लीजिए, क्योंकि इसके बिना जेनेटिक्स आपको आ जाएगी समझ में, लेकिन बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे इसके, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन का मतलब क्या है, ये दोनों ही जो प्रोसेस है, ऊपर दोनों प्रोसेस लिखी है ना, ये दोनों जो प्रोसेस है बेटा, ये किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है, आप कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर पर। ठीक है, किस पर, जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर पर। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है,
ट्रांसफॉर्मेशन में किसी बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, किसी बैक्टीरिया के अंदर किसी दूसरे बैक्टीरिया या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए अंदर चला जाए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, डीएनए क्या होता है, किसी बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है, ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर इसे एंटर कर सकता है। और वहीं पर दूसरी बात पढ़े, ट्रांसडक्शन, ठीक है। ट्रांसडक्शन में क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर किसी दूसरे का डीएनए एंटर किया और डीएनए के एंटर करने के साथ साथ यहाँ पर उस डीएनए ने अपने जो मेन, जैसे मान लो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस है, बड़ा सा बनाती हूँ, ये बैक्टीरिया है आपका, इस बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड किया किसने, बैक्टीरियोफेज ने, आप जानते हो ना इसे, तो बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड कर देता है, ठीक है, ये वायरस है। अब ये वायरस ट्रांसडक्शन की प्रोसेस से अपना डीएनए, ये डीएनए इसका, ये बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, समझ गए, बैक्टीरिया के अंदर इसने अपना डीएनए इंट्रोड्यूस करा दिया। अब ये डीएनए, अब यहाँ पर तो डीएनए नहीं रहा, बाहर में जाने दो, इधर तो केवल प्रोटीन बची बाहर, लेकिन जो डीएनए अंदर गया, अब इस डीएनए ने अंदर ही अंदर रेप्लिकेशन करना स्टार्ट किया और बहुत सारा डीएनए बना लिया, और डीएनए बनाने के बाद इसने इसके अंदर बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है, ये अंदर क्या बन गए, बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन गए, और ये बैक्टीरियोफेज इतने बन गए कि बैक्टीरिया की क्या हो सकता है, ये लाइसिस करके और बैक्टीरियोफेज कहाँ आ सकते हैं, बाहर निकल आएंगे। तो ये कहलाता है कि आपका ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में जो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर गया, ठीक है, वो रेप्लिकेशन भी करने लगता है और अपने ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। इसके अंदर गया, रेप्लिकेशन किया, अपने ऑर्गेनिज्म मींस बैक्टीरियोफेज का वायरस था ना, तो उसने बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बनाए और लाइसिस करके और बाहर निकल आए, किसमें, ट्रांसडक्शन में। और अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन में बस क्या, जो डीएनए है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का, अदर ऑर्गेनिज्म का डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर चला जाए, बात खत्म। उसके बाद वो डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा है, नहीं कर रहा है, वैसे और अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बना रहा है, नहीं बना रहा है, कोई मतलब नहीं, वैसे इसमें अपने जैसे ऑर्गेनिज्म नहीं बनाता, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म नहीं बनाता मोस्ट ऑफ इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर अपने जैसे ऑर्गेनिज्म नहीं बनाता, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए। ट्रांसडक्शन मोस्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज ही आपके शो करते हैं, मैं इसे रफ कर देती हूँ, ठीक है। अरे आप चलो कोई नहीं, समझ तो गए। हाँ भाई, आप समझो, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें ग्रिफिथ ने क्या यूज किया था, जो ग्रिफिथ है, ठीक है, ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया यूज किया था। बेटा इसकी एक एक लाइन यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रिफिथ ने जो बैक्टीरिया यूज किया था वो बैक्टीरिया कौन सा था, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया उन्होंने यूज किया था। और ये स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, ये कॉज करता है क्या, ये कॉज करता है डिसीज, कौन सी, निमोनिया, ठीक है, ये निमोनिया डिसीज कॉज करता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है, इसीलिए इसे स्ट्रेप्टोकोकस एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। अब जो इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया लिया, ठीक है, इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन ली, 2 स्ट्रेन आर यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में 2 स्ट्रेन ली, स्ट्रेन का मतलब वैरायटी ली, एक वैरायटी जो कि निमोनिया डिसीज कॉज करती थी और दूसरी वैरायटी जो कि निमोनिया डिसीज कॉज नहीं करती थी, ठीक है, तो 2 वैरायटी ली, कौन सी, एक को बोला आर स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन, आर स्ट्रेन, और दूसरा कौन सा था, एस स्ट्रेन, ठीक है, आर का मतलब है रफ और एस का मतलब है स्मूथ। जो आर स्ट्रेन है ये आपकी नॉन वायरुलेंट थी, नॉन वायरुलेंट का मतलब ये डिसीज कॉज नहीं करती थी, जबकि एस स्ट्रेन है ये क्या थी, वायरुलेंट थी, यानी कि ये क्या कर रही थी, डिसीज कॉज कर रही थी। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा
स्ट्रेन है जो कि डिसीज कॉज करता है। कौन सा स्ट्रेन डिसीज कॉज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का एस स्ट्रेन। कौन सी डिसीज? निमोनिया डिसीज। ठीक है, 2 वैरायटी ले ली। अब देखिए इन्होंने क्या किया, आप इसको नोट कर लें, मैं फिर रफ करूं, इसे पूरा लिखना पड़ेगा मुझे दोबारा से। नोट कर लिया? रफ कर दूं? देखो अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने आर स्ट्रेन लिया। आर स्ट्रेन लिया। आर स्ट्रेन आपको पता है ये डिसीज कॉज नहीं करता। ये इन्होंने एक इंजेक्शन में भरा, आर स्ट्रेन को इंजेक्शन में भर के और इंजेक्ट कर दिया। किसके अंदर इंजेक्ट कर दिया? एक माइस के अंदर, चूहे के अंदर। ठीक है, इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर। भाई आर स्ट्रेन कैसा था? आर स्ट्रेन है वो आप जानते हैं नॉन वायरुलेंट था, डिसीज कॉज नहीं कर रहा था। और जो एस स्ट्रेन है वो क्या कर रहा था? डिसीज कॉज कर रहा था। ठीक है, इतनी बात आप भली तरीके से जानते हैं। अब देखो इन्होंने आर स्ट्रेन लिया और माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। माइस को कुछ होगा, कछुना हो गए। ठीक है, माइस कैसा रहा? लाइव। लाइव माइस। माइस जिंदा बना रहा, क्योंकि आर स्ट्रेन तो डिसीज कॉज करता ही नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन लिया, एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया। एस स्ट्रेन को क्या किया? इंजेक्ट कर दिया फिर से दूसरे माइस के अंदर। अब आप ये जानते हैं कि क्या होगा, एस स्ट्रेन डिसीज कॉज करता है और एस स्ट्रेन अगर इंजेक्ट कर दिया जाएगा तो माइस का राम नाम सत्य हो जाएगा, मींस माइस मर जाएगा। मर जाएगा माइस, क्योंकि एस स्ट्रेन तो डिसीज कॉज करता है। तो माइस की क्या हो गई? डेड। ठीक है, माइस मर गया। अब इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया। हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, अब इसे इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, किसमें इंजेक्ट कर दिया? वही माइस के अंदर। आप देखो एक्सपेरिमेंट सुनो इनका। इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया। जो एस स्ट्रेन था ना, जो डिसीज कॉज कर रहा था, उसके बैक्टीरिया को हीट देके हाई टेम्परेचर पर इन्होंने मार दिया। और मारने के बाद उसे इंजेक्शन में भरा और माइस में लगा दिया। जब वो मर गए तो क्या डिसीज कॉज करेंगे? ना कर रहे। यानी कि माइस में इंजेक्ट किया तो माइस कैसा रहा? लाइव माइस, है ना। चक्कर तो देखो इनका। अब देखो फोर्थ में 1 2 3 4, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, मींस ये वाला स्ट्रेन लिया जो कि डिसीज कॉज नहीं कर रहा था, और ये मींस लाइव एस स्ट्रेन, सॉरी लाइव आर स्ट्रेन। एक तो इन्होंने ये लिया और एक ये लिया। आप दोनों देख रहे हैं कि आर स्ट्रेन भी लाइव माइस है, यानी कि डिसीज कॉज नहीं कर रहा है, और दूसरा हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, इसमें भी लाइव माइस है, यानी कि ये डिसीज कॉज नहीं कर रहा है। अब इन दोनों को मिला दिया, मींस हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन को मिलाया और इन्होंने क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। किसके अंदर? माइस के अंदर। अब आप बताएंगे अकॉर्डिंग टू यू माइस को जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि इसमें भी माइस जिंदा है, इसमें भी माइस जिंदा है, क्योंकि इसमें एस स्ट्रेन मर चुका है और इसमें आर स्ट्रेन डिसीज कॉज नहीं करता है। तो इन्होंने सोचा माइस जिंदा रहेगा, लेकिन यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल की शुरुआत हो गई। माइस मर गया भाई, अपना माइस मर गया। ठीक है, क्या हो गया? डेड माइस, माइस की डेथ हो गई, माइस मर गया। अब ये इस एक्सपेरिमेंट के फोर्थ पॉइंट से ये थोड़े से सोच विचार में आ गए कि अकेला जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला तो माइस जिंदा रहा, अकेला जब आर स्ट्रेन डाला तो माइस जिंदा रहा, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया तो ऐसा क्या इनमें फॉर्मुलेशन हो गया कि जो माइस है वो मर गया। अब इन्होंने क्या किया, इस माइस का पोस्टमार्टम किया, और जब इसकी डेड बॉडी से जो बैक्टीरिया मिले ना, वो बैक्टीरिया क्या थे? वो बैक्टीरिया मिले लाइव एस स्ट्रेन। सोचो, लाइव एस स्ट्रेन डाले थे? नहीं डाले थे। हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाले थे और लाइव आर स्ट्रेन डाले थे, लेकिन जिस कारण से माइस मरा वो कारण क्या था? लाइव एस स्ट्रेन, बिकॉज उसके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला? बैक्टीरिया निकला जो कि निमोनिया डिसीज कॉज कर रहा था। तो यहां से इन्होंने क्या सोचा, एक प्रिंसिपल निकाला और उसी प्रिंसिपल को नाम क्या दिया?
ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल हुआ क्या, जो ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, ठीक है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन में जो डीएनए है, ठीक है भाई, अभी डीएनए नहीं पता था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन का कुछ पार्ट इन्होंने क्या कहा, हम तो डीएनए जानते हैं लेकिन उस समय तो इनको डीएनए के बारे में पता ही नहीं था, तो इन्होंने क्या बोला कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन का कुछ पार्ट ऐसा है जो कि लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिलकर, लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिलकर और क्या कर देता है, अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक है, मींस डिसीज कॉज करने वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे शो कर देता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूं क्या बोला कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन के पास कुछ मटेरियल है, कुछ मटेरियल है जो कि ट्रांसफर हो जाता है, मटेरियल है जो कि ट्रांसफर हो जाता है आर स्ट्रेन में और आर स्ट्रेन को बना देता है वायरुलेंट एस स्ट्रेन। ठीक है, तो यही था ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल कि एस स्ट्रेन का कुछ मटेरियल आर स्ट्रेन को, आर स्ट्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन करके और उसे एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देता है, किसमें, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देता है। अब आगे क्या था, मटेरियल कौन सा था जो कि लाइव आर स्ट्रेन में पहुंच गया डेड एस स्ट्रेन से। ठीक है, तो ये वाला आप समझे इतनी बात। चलिए ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए, बता दो। ओके, समझ गए, सभी समझ गए ना। चलिए स्क्रीनशॉट जरूर लेना, इसको इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया, एस स्ट्रेन ने आर स्ट्रेन के अंदर घुस के और उसके कैरेक्टर्स को चेंज कर दिया और आर स्ट्रेन को बना दिया क्या, एस स्ट्रेन। बस यही है आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। अब इसको आगे तीन साइंटिस्ट थे, मैकार्टी, मैक्लियोड और एवरी। ठीक है, ओस्टवाल्ड, एवरी, मैकार्टी और मैक्लियोड, उन्होंने प्रूव किया कि वो मटेरियल कौन सा है जो कि डेड हीट किल्ड एस स्ट्रेन में से निकल के आर स्ट्रेन में जा रहा है। इसे हम बोलते हैं, दूसरा एक्सपेरिमेंट, बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये जो बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ओस्टवाल्ड, एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लियोड ने दिया था, इसके बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, तो आप लोग समझ गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मिलते हैं आपसे कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय। ओके, बाय बाय। भावना को नींद आ गई, एक आधे तो लड़क गए होंगे, सोने चले गए होंगे। ठीक है प्रीति, आ जाना।